क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट RD शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 14 है। इफ डेल्टा 1 इक्वल टू दिस एंड डेल्टा 2 इक्वल टू दिस विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। मतलब बिना एक्सपैंड किए आपको ये चीज़ प्रूव करना। तो हम आप ये सोचो कि हम एक्सपैंड करने की ज़रूरत ही क्या है, हमको दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट दिखाना है। तो हम क्यों एक्सपैंड करके टाइम वेस्ट करेंगे, हम सीधे प्रॉपर्टी लगा के ये कर देंगे। तो हम क्या करते हैं ना, हम डेल्टा 2 से लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि डेल्टा 2 डेल्टा 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम डेल्टा 2 ले लेते हैं। 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई एक्स वाई जेड। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं भी वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई कुछ ऐसा नजर आए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर अलग अलग कैसे, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक सेकेंड रुको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक है। तो अब देखो, आप यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, और यहाँ पर है एक्स वाई जेड है ना। तो हमको एक्स स्क्वायर मतलब एक ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, इससे एक्स इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स से, इसमें सॉरी इसमें एक्स से, इसमें वाई से और इसमें जेड से। ठीक है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग C1 में हम एक्स से, फर्स्ट कॉलम में एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड वाले कॉलम में वाई से कर रहे हैं, और थर्ड वाले कॉलम में जेड से कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अब हमको डेल्टा 1 में क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब एक्स की इसका पावर ज़्यादा है, मतलब एक पावर ज़्यादा है। तो हमने इस वाले में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें वाई से कर दिया तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, इससे जेड से कर दिया तो जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा एक काम तो हो जाएगा। और हम एक्स वाई जेड से करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बन जाएगा, तो दूसरा वाला भी रो हम बना लेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक्स हम अब देखो, हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करा है तो हमें डिवाइड भी करना होगा। तो हम ना बाहर में एक जगह ही डिवाइड कर दे रहे हैं एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो इसमें एक्स से एक्स, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, इसमें वाई से वाई एक्स वाई जेड और वाई स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, अरेंज कर दिया है। फिर इसमें जेड से जेड एक्स वाई जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या, इस वाले रो में एक्स वाई जेड कॉमन है। डिटर्मिनेंट के केस में हम कॉमन कैसे लेते हैं, रो या फिर कॉलम से कॉमन लेते हैं। मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि अगर ऐसा है ना, कहीं लिखा हुआ 1A 3A 5 7, ठीक है, तो आप देख रहे हो इस वाले रो में A कॉमन है ना, अब A बाहर कर सकते हो। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि हम डिटर्मिनेंट के केस में हर एलिमेंट में कॉमन होना जरूरी नहीं है। अगर एक रो में भी, मतलब डिटर्मिनेंट के केस में अगर हमको कॉमन लेना तो हर एलिमेंट में कॉमन नहीं होना चाहिए। बस हम यहाँ पे इस केस में हम रो या कॉलम में कॉमन चेक करते हैं। इस रो वाले रो में देखा कि ए कॉमन था, ए कॉमन बाहर कर दिया। अब हम ऐसा आप मत समझ लेना कि जैसे कि अगर आप इस वाले पूरे डिटर्मिनेंट में ए कॉमन है तो आप सिर्फ एक बार ए बाहर करो, ऐसा मत करना। मतलब हम सिर्फ यहाँ पे रो से ही, रो या फिर कॉलम से कॉमन लेते हैं। अब देखो इस वाले रो में ए कॉमन था, कॉमन कर लो। इस वाले रो में फिर से ए कॉमन था तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन कर लो। लिखना चाहते हो तो अब लिख दो, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड
फ्रॉम कौन सा वाला रो पे, तो ये सेकेंड वाला रो, तो R2। तो डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई जेड, यहाँ पर हो गया एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो डेल्टा 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड वाले रो में है, मतलब हमको इसको यहाँ पे लेके जाना होगा, हमको इसको यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस और इस वाले रो को इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन आपको पता है मतलब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो उसके रिजल्ट में माइनस का फर्क, मतलब माइनस आ जाता। जैसे अगर हम बोले, ऐसे समझो आपकी कोई डिटर्मिनेंट ए है जिसका मतलब कोई ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 है। अगर हम इसमें दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो कोई नया मैट्रिक्स मान लो आप बी बना, उसका ना डिटर्मिनेंट इसके मतलब इस वैल्यू के नेगेटिव, मतलब इसमें माइनस से हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हम डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो माइनस बाहर आ जाता है। तो हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो अप्लाइंग, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अप्लाइंग R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया एक्स वाई जेड, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पे 1 1 1। अभी भी क्या डेल्टा 1 बना है, नहीं बना है अभी तक। अब हमको क्या करना होगा, अब देखो एक्स वाई जेड ये वाला रो यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, तो हमको इसको बेसिकली इसके साथ इंटरचेंज करना होगा। तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग R1 और R3 को इंटरचेंज करो। ठीक है, अब आप R1 और R3 को इंटरचेंज करोगे तो माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, माइनस पहले का था, इस बार माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बनेगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, और यही किसके इक्वल है, डेल्टा 1 के इक्वल है। तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, लेट this delta equal to this and delta 1 equal to this, then show that delta 1 equal to delta। हमको दिखाना है कि delta 1 equal to delta है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो डेल्टा के इक्वल है। तो अब डेल्टा 1 ले लो, डेल्टा 1 क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक है, अब आप देखो इस वाले डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखो, ए बी सी कॉलम में है, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, जो ए, अब हम इसके साथ क्या है वो अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ए बी सी को देख रहे हैं। ए बी सी जो है वो कॉलम में है और यहाँ पर क्या है, रो में है, तो हम इसको कॉलम में ले आते हैं। और कॉलम में कैसे ले आएंगे, अब देखो अगर हम इस वाले केस में क्या कर सकते हैं, रो साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे पास थोड़ा होता है कि हम इस रो वाले रो को कॉलम में लिख देंगे। अगर हमको ऐसा करना है कि हम रो को कॉलम में ले आए तो हमको फिर ट्रांसपोज करना होगा, क्योंकि मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, इंटरचेंजिंग
रो एंड कॉलम, मतलब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है। तो हम उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं और उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप ट्रांसपोज ले लो। तो ये हमने लिखा। ट्रांसपोज को हम दूसरे तरह से ऐसा भी लिखते हैं, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, मतलब रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर कॉलम को रो में। तो हम बेसिकली रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो ये रो है ना, इसको कॉलम में लिख दो, ए बी सी, ये रो है। आप देखो इस ऐसा है, ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा चीज़ को हम ऐसा ऐसा लिखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है तो ऐसा लिखो, ऐसा है ऐसा लिख दो, फिर ऐसा है तो ऐसा लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप देखो ए के साथ क्या एक्स है, ए के साथ एक्स है, तो आप इस वाले रो में एक्स से मल्टीप्लाई करो। बी के साथ क्या है, वाई है, तो इस वाले रो में वाई से मल्टीप्लाई करो। सी के साथ क्या है, जेड है, तो आप इस वाले रो में जेड से मल्टीप्लाई करो। तो करो अप्लाइंग R1 में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में y से कर रहे हैं एंड R3 में z से कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम ना x y z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको डिवाइड भी करना होगा, हम बाहर में एक बारी में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको x से ax, इसको x से एक्स स्क्वायर, इसको x से एक्स वाई जेड, इसको y से इस वाले रो को तो बी वाई, इसको y से वाई स्क्वायर, और इसको करोगे तो एक्स वाई जेड ही बनेगा, एक्स वाई जेड। इसको किससे, z से, तो हो गया सी जेड, इसको z से जेड स्क्वायर, और इसको z से एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप देखो ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन गया। अब आप यहाँ पे 1 1 1 है, तो आप यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन कर लो। हम डिटर्मिनेंट में कैसे कॉमन लेते हैं, रो या फिर कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो आप देखो ये वाला कॉलम में क्या कॉमन है, एक्स वाई जेड कॉमन है, तो कॉमन कर लो। यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम कौन से कॉलम से, C3 से। तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड को कॉमन करोगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ए एक्स बी वाई सी जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा 1 हमारा क्या बनेगा, बी एक्स सॉरी ए एक्स बी वाई सी जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। और आप देखो ये किसके इक्वल है, ये पूरा क्वांटिटी इस डेल्टा के इक्वल है, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है, if delta 1 equal to this and delta 2 equal to this without expanding or evaluating delta 1 and delta 2 so that delta 1 plus delta 2 equal to 0, ठीक है। तो हम को बेसिकली क्या दिखाना, हम ये दिखा सकते हैं डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस डेल्टा 1। अगर हम ये चीज़ दिखा देते हैं तो हम फिर बोल पाएंगे कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 के इक्वल होगा, इस डेल्टा 1 को इधर लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 के इक्वल है। तो आप देखो डेल्टा 2 ले लो, Q माइनस पी आर माइनस बी ए माइनस सी
y माइनस एक्स जेड। पहले तो आप देखो, डेल्टा वन में ना सारा टर्म पॉजिटिव है, तो आप क्या करो कि इस वाले डिटर्मिनेंट का भी सारा टर्म को पॉजिटिव बनाओ। और कैसे बनाएंगे पॉजिटिव, तो आप देखो इस वाले कॉलम से माइनस कॉमन हम लेंगे। कौन से कॉलम से? इस वाले कॉलम से। तो डेल्टा टू इस वाले कॉलम से माइनस कॉमन लिया, ये बना Q माइनस पी आर, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया B, यहाँ पे माइनस नहीं था तो आ जाएगा। जैसे अगर हम बोले A प्लस बी प्लस सी, इसमें से आप A कॉमन लो, तो हम क्या करते, हम जबरदस्ती भी कॉमन लेते हैं। यहाँ पे A कॉमन, सिर्फ यहाँ पे A है तो 1, यहाँ पे A नहीं है ना तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी A नहीं है तो यहाँ पे भी डिवाइड पर आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है कॉमन लेने का, जहाँ पे कॉमन नहीं है लेकिन हम एकदम ज़बरदस्ती करके कॉमन ले ही रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं था लेकिन माइनस हमने फिर भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A अपॉन में -1 आ जाएगा और ये माइनस A ही होगा। तो y माइनस एक्स जेड। अब देखो यहाँ पे ना माइनस कॉमन है तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस बाहर होगा तो ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सारा टर्म अब पॉजिटिव बन चुका है। अब देखो यहाँ पे ना पी क्यू आर वाला जो ये वाला है, ये रो में है और यहाँ पे कॉलम में है, तो हमको क्या करना होगा कि इस कॉलम को रो में इंटरचेंज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा, डेल्टा टू, ये रो है ना इसको आप कॉलम में लिख दो, मतलब ये कॉलम है। अब आप रो को कॉलम में करो या फिर कॉलम को रो में करो, दोनों बात सेम होता है। तो हम रो को कॉलम में कर रहे हैं, तो हो जाएगा Q B Y, ये रो इसको कॉलम में लिख दो P A X, और ये रो इसको कॉलम में R C Z। अब आप देखो यहाँ पे है P Q R, मतलब ये P यहाँ पे होना चाहिए और Q यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग C1 और C2, तो आपको पता है अगर हम डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, आप फिर से सुनो कि हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो आप माइनस बाहर लगा दो। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख दो PAX QBY और RCZ। अब आप देखो क्या हो रहा है कि ABC ऊपर वाले रो में है, तो हमको ABC को यहाँ पे लाना होगा, तो फिर से आप इंटरचेंज कर दो, अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R2, तो ये हो जाएगा। अब देखो इन दो रो को फिर से आप इंटरचेंज करो, तो दो रो को जब चेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है, तो इस बार जब बाहर माइनस आएगा तो एक बार माइनस फिर बाहर आया, तो ये हो गया ABCPQR और ये हो गया XYZ। अब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अभी भी आप देखो ये डेल्टा वन के इक्वल नहीं है। डेल्टा वन के लिए क्या होना चाहिए कि XYZ को यहाँ पे होना चाहिए था, PQR को यहाँ पे होना चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं ना, इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को। तो
तो फिर से आप अप्लाई करो, अप्लाइंग R2 और R3 को इंटरचेंज। तो आप देखो फिर से आप दो रो को इंटरचेंज करो तो माइनस बाहर से आ जाएगा, ये हो जाएगा ABC XYZ PQR। और आप देखो ये किसके इक्वल है, ये Δ1 के इक्वल है। तो Δ2 इक्वल टू माइनस Δ1, इसको आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा Δ2 प्लस Δ1 विच इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 17। इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वो कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है कि A का ट्रांसपोज -A के बराबर होता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज जो होता है वो -A के इक्वल होता है, यही होता है। अब आप देखो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना, तो आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो, ठीक है। अब आप ऐसा मत करना कि डिटर्मिनेंट लगाए तो आप ऐसा समझ लेना कि मॉडुलस लगा दिए तो -A को आप A लिख दी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि A और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ और पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ K A, ये किस, हम इस K को बाहर कर सकते हैं, अगर रहे डिटर्मिनेंट ऑफ K A तो हम इस K को बाहर कर सकते हैं, और बाहर करते वक्त इसका पावर कितना हो जाता है n, और n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, ऑर्डर ऑफ मतलब इसका ऑर्डर होता है, A का ऑर्डर जो होता है ना उतने K बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, -1 बाहर आएगा, लेकिन आप देखो इस A का ऑर्डर क्या n, तो यहाँ पे -1 की पावर n लग जाएगा, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। लेकिन ना n जो है ना वो ऑड है। अब देखो ऑड ऑर्डर n, मतलब n जो है वो ऑड है। अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड 1 रहे तो क्या आता है -1, -1 की पावर 3 रहे तो आता है -1। अगर पावर ऑड है तो -1 की पावर n माइनस बन जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब देखो -1 की पावर 1 करा हमने, -1 आया, -1 की पावर 3 करा, -1 आया। अगर हम पावर -1 की पावर ऑड करें तो वो -1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। अब आप देखो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल टू 0, तो ये 2 अब 2 टाइम्स हो जाएगा, विच इज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक बार, आप ना इस वाले प्रॉपर्टी को याद रखो कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है वो ऑड है, तो हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी पे ना हम अगले जो 1-2 एग्जांपल्स हैं वो इसी प्रॉपर्टी पे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको एक तरह का प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो कि अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है
जिसका ऑर्डर ऑड है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और हमने प्रूफ कराई। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो, एक अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम किसी भी मैट्रिक्स को कब कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है? अगर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। किस प्रॉपर्टी को? कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर होगा। तो हमने ये लेके चला, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, तो हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाया। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है, तो इसके जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, मतलब अगर कांस्टेंट कोई अंदर के है तो हम इस के को बाहर कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि हम सिर्फ के को बाहर नहीं करेंगे, उसके साथ कुछ पावर के साथ बाहर आएगा, और वो पावर कितना होगा? जितना ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, मतलब जितना ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑर्डर था, तो हमने एन के साथ उसको बाहर किया। अब हमने देखा कि -1 की पावर है, ये जो एन है ना ये ऑड है, ये एन जो है वो ऑड है, और अगर -1 की पावर ऑड है वो -1 हो जाता है, तो माइनस, फिर इसको इधर लाया, खत्म, 0। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना। क्या मैंने बोला कि अगर ए सिमेट्रिक होगा और उसका ऑर्डर 0 हो, उसका ऑर्डर ऑड होगा, मतलब अगर ए 2 कंडीशन मान जाए कि या तो मतलब 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, और आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खासियत क्या होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना वो सारा 0 होता है। तो कहीं पर भी अगर किसी डिटर्मिनेंट का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 आए तो आप एक बार चेक कर लेना कि कहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। और ऊपर से अगर ऑड ऑर्डर करा तो बिल्कुल आप चेक करना कि कहीं स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली हम 0 बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो आप इसको डेल्टा के इक्वल ले लो पहले, डेल्टा इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बे माइनस ए 0। ठीक है, अब आप देखो, अभी मैंने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है और दूसरा इसका ऑर्डर ऑड है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो आप देखो, इसका ऑर्डर ऑड है, 3×3 ऑर्डर ऑड है, तो पहला कंडीशन को हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट में तो कि उसका बीच उसका डायगोनल एलिमेंट सारा 0 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट सारा 0 है, तो आप चेक करो कहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें से पहले माइनस कॉमन करो। आप इस पूरे डिटर्मिनेंट में से माइनस कॉमन करो तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं था तो डिवाइड करेगा तो माइनस आ जाएगा। अब देखो, माइनस कॉमन करने का क्या होता है, जहाँ पे माइनस है वहाँ से हट जाएगा और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो आ जाएगा, 0 पे तो कोई फायदा होगा नहीं, यहाँ पे नहीं है तो आ जाएगा, और यहाँ पे है तो हट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो इसका, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। और आपको पता है कि अगर इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम का मतलब है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, और ट्रांसपोज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए हम ट्रांसपोज कर सकते हैं एकदम। इस रो को कॉलम में ले आओ, इस वाले रो को कॉलम में,
और इस वाले रो को कॉलम में। अब देखो ये वापस से तो डेल्टा बन गया ना। अब देखो पूरा कंपेयर करो, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये डेल्टा के इक्वल हो गया। तो आप इसको इधर ले आओ, तो डेल्टा प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू 0, तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो फाइनली डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक था। तो अगर 3 नंबर में आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे ना। अगर 1 नंबर में आया तब तो ठीक था कि हम बोल देते डायरेक्ट कि इसका ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट ना है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कंसेप्ट में कि हमको यही देखना होता है ना कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले माइनस कॉमन करा, फिर इसका ट्रांसपोज करा, देखा तो ये जो शुरुआत में लिए थे वही है, तो बस 0 हो गया। आप पहले ट्रांसपोज भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर आप माइनस कॉमन लेते तब भी सेम बनता। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 19, विदाउट एक्सपेंडिंग और इवेलुएटिंग सो दैट, हमको ये दिखाना है बिना एक्सपेंड किए। तो आप देखो डेल्टा, आप देख रहे हो इसका भी सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है और इसका ऑर्डर भी ऑड है। पहला बात कि ऑल डायगोनल एलिमेंट 0, और सेकेंड बात कि इसका ऑर्डर ऑड है। तो बस हमको चेक करना है ये क्या इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं। लग तो रहा है कि हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले इसमें माइनस कॉमन कर लो। तो आप देखो पहले ना सेम बना लो, a माइनस बी ए माइनस सी है, यहाँ पे भी माइनस कॉमन करो, a माइनस बी बनाओ। इसमें b माइनस सी रहने तो c माइनस है, तो यहाँ पे a माइनस सी, तो आप इनको सेम बना लो माइनस कॉमन करके, a माइनस सी माइनस बी है, तो यहाँ पे b माइनस सी बना लो। अब लगभग सेम जैसे एलिमेंट्स हो गए। अब माइनस कॉमन लो। अब देखो जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ पे माइनस लग जाएंगे, और जहाँ पे माइनस है वहाँ से माइनस हट जाएंगे। a माइनस सी बी माइनस सी। अब आप इसका ट्रांसपोज लो, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि अगर डिटर्मिनेंट का सारा डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो एक बार आप चेक कर लेना कि कहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। अगर ऑर्डर n है तभी, अगर ऑर्डर n नहीं है, मतलब अगर ऑर्डर ऑड नहीं है, तब तो फिर चेक करने का कोई फायदा नहीं है होने वाला, क्योंकि फिर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होने वाला। ठीक है। तो आप इंटरचेंज करेंगे, तो अगर हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता। तो आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप इस वाले रो को कॉलम में ले आओ। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर कॉलम को रो में। तो हम यहाँ पे ना रो को कॉलम में कर रहे हैं, तो इस वाले रो को कॉलम में, इस वाले रो को कॉलम में, फिर इस वाले रो को कॉलम में, इसको कॉलम में, और ये हो गया। तो अब देखो ये जो हम लेके चले थे ना वहीं से चलती। अब देखो ये डेल्टा के इक्वल था, ये हो गया माइनस डेल्टा, ये हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, तो फाइनली 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। और डेल्टा आपने किसको बोला था इसको, तो इस फाइनली ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। ठीक है। तो हमको बिना एक्सपेंड किए प्रूफ करना है, तो मतलब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे।
तो आप देखो क्या करेंगे, पहले आप इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, ए प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी यू, सी प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी वी, पी प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब आप देखो इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब यू भी डब्ल्यू जो है यहाँ पर वो एज इट इज है, मतलब हमको इस वाले रो में कोई काम ही नहीं करना और ना ही हम कॉलम में छेड़ेंगे, क्योंकि कॉलम में अगर हमने छेड़ा तो यू और भी छिट जाएगा, मतलब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ना हम इस वाले रो में काम करने वाले, ना कोई कॉलम में काम करने वाले, तो हम काम करेंगे कहाँ पर, तो सिर्फ इस वाले दो रो में काम करना है हमें। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले रो में बी डी क्यू है, सिर्फ बी डी क्यू है, ये एक्स सी एक्स और पी एक्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको एक्स हटाना है और वो भी इस वाले रो की मदद से ही हटाओगे, क्योंकि इससे तो हटेगा नहीं। तो अगर आप देखो ये है ए प्लस बी एक्स, अगर इसमें आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले रो में, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, और इसमें आप एक्स से मल्टीप्लाई करके ला के इसमें माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप देखो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको बी चाहिए था, बी बना दिया हमने, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे बनेगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा क्यों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉमन कर लेंगे, तो बाहर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो हम एक तीर से दो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे करने, अप्लाइंग R2 में क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स इंटू R1, मतलब हम x में R1 से मल्टीप्लाई करके ला के R2 में घटा रहे हैं। तो आप देखो क्या चेंज होगा, अब हमने R2 में काम कर रहा है ना, मतलब ये बताता है कि कौन से रो में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो R2 में कर रहे हो तो R1 और R3 एज इट इज आएगा, a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स, यू वे डब्ल्यू। अब आप देखो इसका मतलब क्या होता है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फिर है माइनस एक्स और इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट, ये सॉल्व करने पर बना B1 माइनस एक्स। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का सी एक्स प्लस डी, नेक्स्ट एलिमेंट R2 का बीच में माइनस एक्स, फिर इसके करस्पॉन्डिंग R1 का सी प्लस डी एक्स। आप देखो सी एक्स प्लस डी, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस सी एक्स, इसको करोगे माइनस एक्स स्क्वायर डी, यहाँ पे सी एक्स करो, तो ये टर्म से ये कैंसल, डी माइनस एक्स स्क्वायर डी, यहाँ से डी कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। तो आप यहाँ पे लिखो डी 1 माइनस एक्स, हम मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है पी एक्स प्लस क्यू, नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है पी एक्स प्लस क्यू माइनस एक्स, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट है पी प्लस क्यू एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसल, क्यू कॉमन करोगे यहाँ से बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट के केस में कॉमन कैसे लेते हैं, रो से कॉमन लेते हैं, रो और कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो आप देखो इस वाले रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लो, यहाँ पे लिखो टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम कौन से रो से, तो R2 से। तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स बी यू, सी प्लस डी एक्स डी वे, p प्लस क्यू एक्स क्यू डब्ल्यू। अभी तक आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना दिए, बी डी क्यू बना दिए, यू भी डब्ल्यू बना दिए।
अब बेसिकली यहाँ पर क्या करना, अब हमको जो भी करना है फर्स्ट वाले रो के लिए कर। अब फर्स्ट वाले रो में क्या है, ए सी पी है। अब देखो ए सी पी, बाकी बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए ना हम दो काम कर सकते हैं। एक तो आप देखो, हम इस वाले पूरे रो में मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्स से, तो क्या बनेगा, बनेगा बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स। ठीक है, ये रो से अगर हम एक्स से पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स। और फिर इसको अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी एक्स से बी एक्स कैंसल, डी एक्स से डी एक्स कैंसल, क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसल, तो ए सी पी बन जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा कि इस डिटर्मिनेंट को हम सम में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सम में ब्रेक कर देंगे। अब देखो बीच में सम है ना, तो सम में ब्रेक कर सकते हैं ना। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ और फिर यहाँ पे कुछ भी रहे 1 2 3 मान लो 4 5 6, तो हम ना इसको सम में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अब देखो ए सी ई लिखो, ए सी ई याद रहे, एक रो को एक ही बार में कर सकते हैं। मतलब हम 3 रो में अगर सम में ब्रेक होगा और हम चाहेंगे एक बार में कर दे तो वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, बीच में है सम तो लगाओ सम, और फिर डी बी डी एफ लिख दो। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये भी होती है, लेकिन हम ना इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लेंथी हो जाएगा। ये करने के बाद बनेगा बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स, फिर वहाँ से एक्स कॉमन करेंगे, फिर उसको ले जाके उसमें माइनस करेंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी हम वो नहीं करने वाले। ऐसे वो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। आप प्रॉपर्टी लगाओगे, बनेगा ए सी पी, इधर रह जाएगा ये पूरा, और वहाँ पे बन जाएगा बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स। एक्स कॉमन करोगे, ये दो रो सेम हो जाएगा और रो जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि अगर दो रो सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है। तो हम वहाँ से भी कर सकते हो। तो आप वो वाला तरीका से आप करना, हम ना ये वाला से करा दे रहे हैं कि अप्लाई क्या कर रहे हैं कि R1 में चेंज कर रहे हैं किस तरह से, माइनस एक्स R2। तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो R1 में चेंज करो तो R2 और R3 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब आप देखो इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बोलता है, R1 माइनस एक्स R2। R1 का पहला एलिमेंट है a प्लस बी एक्स माइनस एक्स, और फिर इसके करस्पोंडिंग R2 का एलिमेंट b, ये टर्म से ये टर्म a, फिर सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, इसके करस्पोंडिंग R2 का एलिमेंट d, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल c, फिर p प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स और इसके करस्पोंडिंग R2 का एलिमेंट q, इससे ये कैंसिल p। अब देखो ये इसी के इक्वल तो प्रूव करना था, और डेल्टा को आपने ये बोला था, तो अगर डेल्टा की जगह ये लिख दो तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपका प्रूफ हो गया। अब देखो एक बार,